सेकंड जो टफेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट इज रोटेशनल मोशन। हाँ दोस्तों, रोटेशनल मोशन जो है इसको हम लोग टफेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स मानते हैं। रोटेशनल मोशन में जिसकी मतलब समझ लो मास्टरी हो गई उसने जंग जीत ली, उसका तो मेंस होके रहेगा। जिसने इसको सिंसियरली फॉलो किया है सर, उसने 20 से 22 क्वेश्चन बनाए हैं और फिजिक्स में मान के चलो सर अगर आप 22 क्वेश्चन बना रहे हो तो 20 सही ही होंगे। ठीक है, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रियली सीरियस हैं अपने काम को लेकर के और वो रियली कुछ अचीव करना चाहते। ये जो हम लोग कंप्लीट फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सर 99 परसेंटाइल एक सपना नहीं रहेगा, एक हकीकत बन जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स को लेकर के। देखिए 200 दिन बाद जेईई मेंस का एग्जामिनेशन है और उसके तुरंत बाद क्लास 12 बोर्ड के पेपर्स होंगे। और फिजिक्स जैसा कि सबको पता है पिछले 2-3 सालों से जो फिजिक्स ने उत्पात मचाया हुआ है क्लास 12 बोर्ड में भी और मेंस में भी। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो फिजिक्स की तैयारी है वो डिफरेंट क्यों है, ऐसा हम क्या अलग कर सकते हैं इन दिनों में, और स्ट्रैटेजीज क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी बहुत समझदार आदमी ने यह कहा है कि इफ़ यू हैव some time to do some job then use 90% of the time in planning। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी एग्जीक्यूशन उतना अच्छा होगा। तो अभी क्या है कि हम लोग फिजिक्स के लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख सकते हैं कि फिजिक्स को हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स आपने क्लास 11th में भी पढ़ी हुई है और क्लास 12th में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, 12th में आप करेंटली जो है फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आप जो जेईई का एग्ज़ाम देंगे जनवरी में, उसमें अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट जो हमें लगता है वो केमिस्ट्री का लगता है। ठीक है, केमिस्ट्री बच्चे बोलते हैं कि सर उसे थोड़ा रट लो या केमिस्ट्री थोड़ा ईजियर सेगमेंट है, उसमें नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट यानी कि मैथ्स में क्या है कि मैथ्स लेंदी है। जैसा मैंने बताया हुआ है कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो 30-40% ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर होता है। तो मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाना समटाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास बचता है फिजिक्स। फिजिक्स में आप बड़े आराम से 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़े भी क्लियर हो तो ये मान के चलो कि फिजिक्स में नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फिजिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर इसको स्ट्रेटेजिकली अच्छे से तैयार किया जाए तो इसमें हमारे जो नंबर हैं वो नेगेटिव नहीं होते। राइट, तो फिजिक्स को हम 99 परसेंटाइल के लिए ही आज बात करने वाले हैं कि हम 99 परसेंटाइल कैसे लेकर के आए। अब देखो, अगर हम इसमें आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसमें आगे की चीज़ ये है कि अब फिजिक्स को हमें डिवाइड कैसे करना है, अपने आने वाले दिनों को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी आप पढ़ रहे हो क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के एसी करंट तक, बुक 1 जिसको कंप्लीटली मिला करके हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, ये सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। राइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स काफ़ी पोर्शन जेईई का कवर करता है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से आते ही आते हैं। सेकंड पार्ट होता है क्लास 11th की बुक 1 जिसको हम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। ये दो पार्ट जो हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स, ये टफ भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी। राइट, तो कुछ भी करके अगर हम इनको पहले कंप्लीट कर लें तो आप मान के चलो कि आपने एक मेजर जो पोर्शन है फिजिक्स का कवर कर लिया। ये समझो कि आप मेजर जंग जीत चुके फिजिक्स में। राइट, तो ये हमारा इनिशियल पीरियड का टाइम है। कैसे कंप्लीट करना है इस बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। सेकेंडली फिर आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग सबसे ईजिएस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स मानते हैं। हमेशा हर बच्चों को हम ये बोलते हैं कि बेटा वहाँ कुछ बने ना बने, मॉडर्न तो बनेगी ही बनेगी। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर्स आते हैं उन चैप्टर्स को आप थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ लें। पहले एनसीईआरटी पढ़ना भी उसमें बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद अगर पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन उनके आप प्रैक्टिस कर लो तो आप मॉडर्न फिजिक्स के लिए रेडी हो जाते हैं। राइट, इससे भी करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि क्लास 11th की बुक 2। और सिमिलरली उसके बाद आता है ऑप्टिक्स, यानी कि क्लास 12th की बुक 2 का फर्स्ट पार्ट जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ये ऑप्टिक्स एंड ये जो आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये लेटर का पार्ट है, मतलब इसे हमें अभी हाथ नहीं लगाना। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ध्यान देना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स पे। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैकेनिक्स हमारा तगड़ा हो गया तो मान के चलो बाकी चैप्टर हम इजीली कवर अप कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। राइट, तो ये आपका हो गया आपका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे मिथ आपको बता दूं। एक मिथ ये है कि कई जगह आपको ये बोला जाएगा कि अरे पहले 12th बोर्ड पे फोकस करो, 12th का सिलेबस पहला कंप्लीट करो। ऐसा है नहीं, एक्चुअली आपको 11th 12th थोड़ा मिक्स करके ही पढ़ना होता है। हम ये मान के चल रहे हैं
कि अभी आपको 11th की फिजिक्स भी बहुत अच्छे से नहीं आती, तो मैं स्ट्रेटजी जो बता रहा हूँ यही सोच के बता रहा हूँ कि आप 11th की फिजिक्स भी अगर बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं करी है, छूट गई है, तो भी आप इन बचे हुए 200 डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप फिजिक्स में 20+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सको मेंस में, राइट। नाउ आगे की हम लोग बात करते हैं जरा। अब आगे जो इसका पार्ट है वो है कि आप गलतियां जो हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहली गलती, कुछ बच्चे जो होते हैं वो चुपचाप थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में आप मास्टर हो, आपको सारे लॉज रटे हुए हैं, बट अनलेस अनटिल आप उसके रिलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व ना करो तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी पार्ट, एक बहुत बड़ा मिथ है कि यार जेई में तो मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं तो मुझे डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो क्लास 12th के लिए पढ़नी है ना, मुझे बोर्ड के लिए, जेई के लिए क्यों पढ़नी डेरिवेशन, राइट। ये सबसे बड़ा मिथ है। देखो डेरिवेशन सिर्फ डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन ही बेसिकली फिजिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आप डेरिवेशन में वीक हो, राइट, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी आपसे बनने के चांसेस कम है। सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड वहाँ नहीं मिलने वाले। डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 20% ही होंगे, राइट। बाकी के जो 80% होंगे उसमें अलग अलग लेवल होगा, राइट। कई बार कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स वाले प्रॉब्लम भी आएंगे, कई बार कुछ सिंपल प्रॉब्लम आएंगे लेकिन प्योरली कॉन्सेप्चुअल होंगे, डायरेक्ट फॉर्मुला उसमें नहीं लगेगा। ये सारी चीजें हम सीखते कहाँ हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं डेरिवेशंस में। डेरिवेशन चाहे जो हो जाए आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। डेरिवेशन आपको नहीं छोड़ना है, स्ट्रिक्टली नो है। और इसके बाद जो तीसरी चीज आपकी होती है वो होती है मटेरियल्स बहुत सारा यूज करना। अरे यहाँ का यूट्यूब का मिल गया, ये पीडीएफ मिल गई, वो बुक मिल गई, ये एक सबसे ही गलत स्ट्रैटेजी होती है। ये मैं आपको जो 3 चीजें बता रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली नो है। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, और कोई भी एक मटेरियल, एक मॉड्यूल, ठीक है, वो आप फिक्स कर लीजिए कि आपको सिर्फ इसी को सॉल्व करना है। हमेशा हम लोग बोलते हैं 1 बुक 100 टाइम्स इज ऑलवेज बेटर देन 100 बुक 1 टाइम, राइट। हमेशा एक बुक को आपको कंटिन्यूअसली बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। यही आपका सक्सेस मंत्र है, राइट। तो हमने ये सीख लिया कि हमें क्या नहीं करना है। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वेटेज क्या है टॉपिक वाइज, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं वेटेज क्या है टॉपिक वाइज, तो इसमें जो पहला पार्ट है क्लास 11 का, पहले इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्लास 11 को जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है आपका काइनेमेटिक्स से लेकर के वर्क पावर एनर्जी तक का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टफ है, कॉन्सेप्चुअली टफ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा मैकेनिक्स का ये ईजियर पार्ट है। इसमें थोड़ा सा एक बार आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए देख लोगे, कुछ क्वेश्चंस को एक बार अच्छे टीचर से समझ लोगे, तो उसके बाद आप इसे कंप्लीटली कर सकते हो। सेकंड, जो टफेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स है दैट इज रोटेशनल मोशन। हाँ दोस्तों, रोटेशनल मोशन जो है इसको हम लोग टफेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स मानते हैं। रोटेशनल मोशन में जिसकी मतलब समझ लो मास्टरी हो गई उसने जंग जीत ली, उसका तो मेंस होके रहेगा। रोटेशनल मोशन 99% केसेस में बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग बोलते हैं कि इसे मत छोड़ो, डरो मत, ठीक है। थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा टफ जरूर है, बट अभी हमारे पास 200 डेज हैं, तो हमारे पास अभी टाइम है टफ टॉपिक्स को हैंडल करने का, इसे हमें छोड़ना नहीं है, राइट। रोटेशनल मोशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिक्स के, अगर मान लो आपके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मान के चलो उसमें से 2 क्वेश्चन अगर मतलब 50 to 60% वेटेज सिर्फ रोटेशनल मोशन का होता है, बाकी 50% में बाकी सारे चैप्टर मिला के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो ईजियर पार्ट है 11th का, वो आपका है जैसे आपके वेव्स हो गए, ठीक है, एसएचएम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये थोड़े ईजियर पोर्शन है। फॉर्मुला बेस्ड फिजिक्स से थोड़ी यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, तो इसको वेटेज भी इसका कम है। आप देखो जो टफ टॉपिक है उसका वेटेज ज़्यादा है। रोटेशनल मोशन अकेला चैप्टर, ठीक है, वो 10% का वेटेज कैरी कर रहा है, और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, ठीक है, जो आपकी पहली थर्मल फिजिक्स है वो सारा मिला के 10% हो रहा है, समझ रहे हो। 4 चैप्टर मिला के 10% और रोटेशनल मोशन अकेला 10% है। तो जो टफ टॉपिक है उनका वेटेज भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज़्यादा होता है। सेकंड पार्ट आता है आपका क्लास 12 का। क्लास 12 वाले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मिला के ही करीब करीब आपका 30% का पार्ट कवर होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और आपका मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, यही आपका 30% का पार्ट कवर कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है आपका, ये टफ भी है थोड़ा, ठीक है, और ये आपका वेटेज भी ज़्यादा रख रहा है। ये क्लास 12 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। और अभी आप 12th में हो तो ये टॉपिक आप साथ में कर सकते हो। सेकंड पार्ट जो होता है आपका रे एंड वेव ऑप्टिक्स। रे एंड वेव ऑप्टिक्स सर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व करके आओगे। रे एंड वेव ऑप्टिक्स जो है
ईजियर टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं होते, सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। इनको थोड़ा एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम इनके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो रे एंड वे ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जो वहाँ पे होता है। और सेकेंडली मैंने आपको बताया मॉडर्न फिजिक्स जो आपका है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट ऐसा है कि वो ईजियर पार्ट है, जल्दी समझ में आता है, ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, 13% का वेटेज कैरी कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको करना ही करना है। तो ये मैंने आपको बताया कि कितना वेटेज आपके एग्जामिनेशंस में इन टॉपिक का आपको मिलेगा, राइट। अब अगर आपको ये वेटेज समझ में आ गया तो इस वेटेज से हम लोग आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं कि वो चैप्टर्स, राइट, जो कि आपके मतलब ये मैं आपको वो नहीं बता रहा हूं कि ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। ये चैप्टर ऐसे हो ही नहीं सकते कि इनसे कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता इन चैप्टर से क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। जैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स, अब ये ईजीएस्ट पार्ट है, ठीक है, स्कोरिंग पार्ट है और ये आना जरूर है, मतलब इसके मॉडर्न फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, राइट। सेकेंडली हम लोग जो बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, ठीक है, और ये बनेंगे, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत टफ चैप्टर नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जरूर है, एक बार समझना पड़ता है, लेकिन ये मतलब बन जाता है वहाँ पे। थर्ड पार्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या जिसको मैं रोटेशनल मोशन बोल रहा हूँ, टफ है, लेकिन यार इसके बिना कोई चीज़ बनती ही नहीं, कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता। अगर आप जेईई एडवांस का पेपर देखोगे सर, पूरी मैकेनिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से ही पूछे जाते हैं। मैं इनफैक्ट ये बोलूँ कि खाली रोटेशनल मोशन ही पूछा जाता है तो भी शायद मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हूँ, राइट। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैट्स से 1 से 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन होने ही होने हैं, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, इनमें भी कुछ पैटर्न फिक्स है कहाँ से क्वेश्चन आने, राइट। तो ये मैं वो चैप्टर्स बता रहा हूँ जो आपके आएंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, वर्क डन निकालना या इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो ये ईजियर पार्ट, ठीक है। तो आपका क्या है कि ये वो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको आप थोड़ा सा अगर ढंग से प्रिपेयर करो, ढंग से प्रिपेयर करने का मतलब है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझो, कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आता है, अब ये आते हैं हम स्ट्रैटेजिक्स पार्ट पे, ठीक है। अभी तक हमने बात करी कि क्या है क्या नहीं है, किसका कितना वेटेज है, कौन से आपके गोल्डन टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। लेकिन देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगेन स्ट्रैटेजी बहुत कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग इन द सेंस कि 12th का बच्चा 12th पे फोकस्ड है, उसको लगता है यार मेरे तो अगले महीने पीटी आ रहे हैं, उस पर भी तो स्कोर करना है, स्कोर कम हो गए तो मम्मी डांटेगी, राइट। दूसरा फिर ये लगता है यार ऐसा ना हो कि जेईई के चक्कर में 11th पढ़ रहा हूँ और मेरा बोर्ड खराब हो जाए। कुछ ऐसा नहीं होता, अगर स्ट्रैटेजी क्लियर है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल अंदर रखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ से आपका बोर्ड खराब हो जाए, ठीक है। ऐसा केस बहुत रेयर इन द रेयर केस होता है कि बच्चे ने जेईई में बहुत अच्छा कर लिया और बोर्ड खराब हो गया होगा। यूजुअली आप देखोगे जिसके जेईई में 99 परसेंटाइल है उसके बोर्ड में भी 90% प्लस है, राइट। तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, स्ट्रैटेजीज पे बिलीव करो, बिलीव करना सबसे पहले जरूरी है। देखो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं कि जो आपका पहला ये मंथ है, जैसे अभी से लेकर के मान लो आप 15 अगस्त तक का टाइम, इस टाइम में आप ना 11th रैप अप कर लो, ठीक है। देखो आपको 2 तरीके के एडवाइस हमेशा लोग दे रहे होंगे, राइट। पहला, बहुत सारे लोग आपको ये समझा रहे होंगे कि सर 11th वाला जो काम है आपका, ठीक है, वो 12th खत्म होने के बाद रिवाइज करना। बिलीव मी, आप दिक्कत में आ जाओगे। 11th आपको पैरेलली साथ में ही रिवाइज करनी जरूरी है, ठीक है। तो अभी शुरुआती 2 महीने में आप 11th के जो टॉपिक वीक रह गए, अच्छे से नहीं पढ़े, उन्हें आप निपटा लो। डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। तो आपको 11th साथ साथ निपटानी है। पहले ये 2 महीने आप 12th का पढ़ते रहो, आपकी कोचिंग्स में जो पढ़ाई हो रही होंगी, स्कूल्स में जो पढ़ाई हो रही होंगी, उनको फॉलो करते रहो, उनको रिवाइज करते रहो। लेकिन 11th चूंकि कोई नहीं पढ़ा रहा, ये खुद से आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, 11th को आप कवर अप करो। अच्छा, मैं ये रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। आप बोलोगे 11th रिवाइज करना, रिवाइज का मतलब होता है एक बार आपको अच्छे से आता है, बट आप मन से पूछ के देखो, आपको भी अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको एक्चुअली आते ही नहीं 11th के अभी। तो ये रिवीजन नहीं है, ये फर्स्ट टाइम स्टडी है एक तरीके से, राइट। इसीलिए अभी करना जरूरी है। उसके बाद 15 अगस्त के बाद से लेकर के आप जो है 3rd and 4th मंथ की जब हम लोग बात करें तो आप 12th के मेन टॉपिक्स पे चले जाओ। और दिवाली के आसपास जब आप आओगे तो उस समय आपको मॉडर्न फिजिक्स, और ये क्योंकि इजियर टॉपिक है, हमेशा मैं बोलता हूँ टफ को पहले कवर कर लो ताकि जब हम इजियर पढ़ रहे हो तो टफ के रिवीजन का हमें टाइम मिल रहा हो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी पर्सनली हमने बहुत से बच्चों पे अप्लाई की हुई है और ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं हुई। जिसने इसको सिंसियरली फॉलो किया है सर, उसने 20 से 22 क्वेश्चन बनाए हैं। और फिजिक्स में मान के चलो सर, अगर आप 22 क्वेश्चन बना रहे हो तो 20 सही ही होंगे,
2 3 से ज़्यादा नेगेटिव, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नेगेटिव फिजिक्स में चांस ही नहीं है होने का, राइट। लेकिन स्ट्रैटेजी यही फॉलो करोगे, अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन वहाँ बनते नहीं, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर आगे बात करें तो जो हम टफेस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, टफेस्ट पार्ट की जो बात कर रहे हैं वो है आपका मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को आप शुरुआती 2 महीने में अभी मास्टर कर लोगे सर, तो आप समझ लो आपने जंग जीत ली। मैकेनिक्स में कुछ नहीं होता है सर, न्यूटन्स लॉ से शुरू करो। मैं नहीं बोल रहा काइनेमेटिक्स एकदम इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरू करो, आप न्यूटन्स लॉ से शुरू करो और वर्क पावर एनर्जी तक का एक सेगमेंट बना लो। न्यूटन्स लॉ से वर्क पावर एनर्जी तक का हमारा एक सेगमेंट हो गया, राइट। उसके बाद सेकंड सेगमेंट आता है आपका रोटेशनल मोशन का। अगर वर्क पावर एनर्जी तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसको क्लियर करने में राइट मैक्स टू मैक्स 10 डेज लगेंगे। अब ये 10 डेज आपको कैसे लगेंगे, आप टाइम कैसे सेव कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। देखो टाइम सेव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप थोड़ा फास्ट स्टडी करो। फास्ट स्टडी करने के लिए जैसे अभी तो आप 12th का पढ़ रहे हो, करंटली आपकी कोचिंग में क्लासेस भी 12th की चल रही होंगी, तो आप कुछ वीडियोस का सपोर्ट ले सकते हो अच्छे ट्यूटर्स का, जैसे कि हमारी खुद की हमारी वीडियोस, ठीक है। हम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे अपने ऐप पे हमारी सारी वीडियोस, हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनसे आप जा करके, जैसे मैकेनिक्स का खाली कोर्स आपने ले लिया, ठीक है। अब उससे आप सारी वीडियोस देखते रहो, उसमें हमने क्वेश्चंस PYQ सारे प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ठीक है। आप वो वीडियोस ले लो, ठीक है, आप उन वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करो, राइट। अब अगर आप रोटेशन पे जाते हो तो रोटेशन बाकी पूरी मैकेनिक्स एक तरफ और रोटेशन अकेला सबके बराबर होता है, ठीक है। तो शुरू के 15 दिन में सारी मैकेनिक्स कवर, बाद के 15 दिन में ओनली रोटेशन कवर, ऐसा आप टारगेट लेकर के चलो। देखो ओवरनाइट कुछ नहीं बदलने वाला, राइट। अभी आप करोगे कैसे, सबसे बड़ा चैलेंज ही ये आता है कि सर कैसे करें इसको, हमें तो 12th का भी पढ़ना है। मैंने बताया ना, अपने स्लॉट्स फिक्स कर लो डेज के, आज के दिन मुझे 11th ही पढ़नी है। अरे जब 11th पढ़ रहे हो तब 12th नहीं पढ़ोगे, जब 12th पढ़ रहे हो तो 11th नहीं पढ़ोगे, सिंपल ना, कुछ मिक्स नहीं होता, राइट। तो आपने अपना स्लॉट डिसाइड कर लिया, उस स्लॉट में आप वीडियोस देखो, थोड़ी आपकी फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। और हम हमारा 11th रिवीजन का भी एक लाइव सेशन अभी चालू करने वाले हैं, आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपके स्क्रॉलर नीचे चल रहा है, इसमें हमारे नंबर्स आ रहे हैं, आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप हमारे कोर्सेज को या हमारे लाइव सेशंस को कैसे अटेंड कर सकते हैं। अब जैसे लाइव सेशंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो लाइव सेशंस में जो हम एक्सपर्ट्स हैं फिजिक्स के, वो आपको आकर के लाइव सेशंस में पढ़ाएंगे। नॉट ओनली पढ़ाएंगे, हम यहाँ पे आपको कोर कॉन्सेप्ट समझाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और जो PYQs आए हुए हैं वो हम पूरे सॉल्व करवाएंगे उसमें। सेकेंडली साथ ही साथ हम आपको DPPs भी उस लाइव सेशन के बाद प्रोवाइड करते हैं, उस DPPs को आप सॉल्व कर सकते हो, और सेपरेटली हम डाउट सेशन भी क्रिएट करते हैं, राइट। तो आपने 11th का एक टाइम रखा हुआ, ये 1 महीने आप हमारे साथ बिल्कुल ही 11th की पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे। 12th आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। तो 11th आपका बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो आप हमारे नीचे लिखे नंबर पे हमारे काउंसलर्स को बोल सकते हो कि सर जो आपके एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप हमें उनकी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए, वो भी आप देख सकते हो जा करके, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी सैंपल की, जिससे आप कोर्स का कंटेंट देख सकते हो, ठीक है। आपको क्लास के पहले पूरा कंटेंट दिया जाएगा कि क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, आपको क्लास के बाद में उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, साथ में आपको कंटेंट PDF भी पूरी दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा लाइव सेशन पूरा इस तरीके से कंप्लीट कोर्स की तरह डिलीवर होता है, ओके। अब हम लोग आगे जब बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कि जो 12th क्लास का बुक 1 है, देखो 11th की बुक 1 और 12th की बुक 1 ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन ज्यादा है, राइट। तो सिमिलरली वही स्ट्रेटेजी हमें रखनी है कि जिस दिन हम 11th पढ़ रहे हैं 11th पढ़ रहे हैं, जिस दिन 12th पढ़ रहे हैं 12th पढ़ रहे हैं। अब मान लो 11th में हमसे गलती हो गई, हम ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को 12th वाले टॉपिक्स के लिए हम लोग सेम रखें ना। तो 12th में क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, तो अभी से आपका काम क्या होना चाहिए कि भैया सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, राइट। उसके बाद आप PYQs को सॉल्व करो। अब इसे आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा PYQ सॉल्व करने का, अभी आपको खत्म करना है सारा। PYQ को सॉल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। देखो 2-3 चीजें ही हैं, आपको पहले कॉन्सेप्ट पे काम करना है, राइट। उसके बाद एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर स्पीड पे काम करना है। ये 3 चीज हो गई, आप तैयार हो सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बात करें कि जैसे ऑप्टिक्स है, अब ऑप्टिक्स क्या है आपका ईजियर पार्ट है ना, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑप्टिक्स बेसिकली ज्योमेट्री है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स जो है वो ऑप्टिक्स है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगता, बहुत ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी है, उसके बेसिस पे ज्योमेट्री है। 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, प्रैक्टिस करोगे आप एक्सपर्ट बन जाओगे ऑप्टिक्स, राइट। नाउ अब
सेम मॉडर्न का है, मॉडर्न बहुत इजी है, मैं इस पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसा फिजिक्स है कि जिसे आप पढ़ोगे और 4 से 5 दिन में आप इसके मास्टर बन जाते हो, ठीक है। 11th का बुक 1 खत्म करने में हमें 70% टाइम लगता है और बुक 2 खत्म करने में 30% टाइम लगता है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं आपकी, राइट। अब देखो एक चीज जो बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं, सर बुक्स कौन सी फॉलो करें। देखो अगर आप कोचिंग्स में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको डीपीपीज मिल रही होंगी, जैसे अगर आप हमारे लाइव सेशंस में आते हो आपको डीपीपीज मिलेंगी, राइट। उन डीपीपीज को आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम बचता है कि आप कोई बुक फॉलो कर पाओगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, लेकिन बुक्स क्या है, बुक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको 7 महीने के हिसाब से पहले डिसाइड करना है। तो अभी आपका काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो है इन 7 मंथ्स में जो हमने स्ट्रैटेजी बताई, पहले 2 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। पर टॉपिक वाइज में अगर बोलूं तो 20 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, राइट। उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज करना है कम से कम 30-40, तो पर टॉपिक पे आप मान के चलो 60 से 70 क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स में जाओगे तो बुक्स में आपका हर चैप्टर में आपको कुछ अच्छी बुक्स में 300 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उतना शायद करने में आप टाइम वेस्ट कर दो, उतना टाइम मैनेज ना कर पाओ अभी, राइट। तो इसलिए बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप डीपीपीज को फॉलो करो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक रख लो, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज मोर देन एनफ। पीवाईक्यू हमें जरूर करना है, ओके। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ये सारी चीजें करने का जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस क्या है। देखो पर्पस हमारा बहुत सिंपल है, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने को डिवाइड कैसे करोगे। मतलब जैसे आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप इसे डिवाइड कैसे करोगे। भाई कॉन्सेप्ट के लिए कुछ टाइम लगाना है, कुछ टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगाना है। अगर मान लो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आपने क्वेश्चंस करना चालू किया, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तब आप क्या करोगे। तब आपको सिंपल एक ही काम करना है, सर जो भी आपके मेंटोर हैं उनको आप पकड़ो, ठीक है, उनके साथ में बैठो। हम यहाँ पे ये भी काम करते हैं, हम लोग फिजिक्स के लिए स्पेशली मेंटोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, मतलब आपको गाइड करेंगे, आपको सोचना सिखाएंगे। देखो कुल मिला के ये है, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है तो सोचना आना चाहिए, प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करते हैं, तो प्रॉब्लम की अप्रोच सिखाएंगे। आप हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करके देखिए, हम बिल्कुल हर प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम अप्रोच सिखाते हैं, कैसे प्रॉब्लम को समझा जाता है और कैसे उसे अप्रोच किया जाता है। अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज पे जो लास्ट टाइम पे आपका काम आएगा, मतलब जब 5th और 6th मंथ में आप पहुंचोगे तो आपके लिए मैटर करेगा स्पीड। टाइम आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे एग्जाम में। 3 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन तीनों के ही सॉल्व करने हैं, राइट। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 25 क्वेश्चन मैथ्स के। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड टाइम लगाना चाहिए वो होता है आपका 45 to 50 मिनट। 45 to 50 मिनट्स में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 45 to 50 मिनट्स में आप फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम मिल सकता है, और मैथ्स थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, राइट। तो अभी आपको प्रैक्टिस मोड पे जाना है और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपनी स्पीड भी धीरे धीरे से इंक्रीज करनी है। एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, उसमें 11-12 का सारा सिलेबस आएगा। अब जैसे कुछ टॉपिक है आपके, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, यूनिट्स एंड डायमेंशन, हर साल उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मल फिजिक्स हो गई। तो आपको चैप्टर वाइज अपना टाइम डिसाइड करना है। देखो जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी और जितना ध्यान से आप तैयारी करोगे उतना इजी रहोगे। जो इजी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि 30 सेकंड्स में आपके बन जाए, राइट। अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन बन रहे हैं तभी आप आगे जाके कुछ बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो देखो सिंपल होता है कि जल्दी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको ये भी सिखाएंगे क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जाता है, क्या ट्रिक्स होती हैं फास्ट करने की। जैसे सर्किट डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो जाते हैं, ये हम आपको क्लास में लाइव करके दिखाएंगे कि सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस 99% हम वर्बली सॉल्व कर लेते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ में नोडाल एनालिसिस है। अब किरचॉफ लॉ का नोडाल एनालिसिस आता ही नहीं है लोगों को लगाने, लेकिन अगर आप सीख गए तो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, जो आपको लाइव क्लास में मैं खुद सिखाऊंगा नोडाल एनालिसिस कैसे लगाते हैं। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि एक आपको समझना है कि आपको एक शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करने हैं। अगर आपके पास खुद से प्रिपेयर्ड नहीं है तो हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट, ताकि उसका रिवीजन आपका 30 मिनट्स में हो जाए, कंप्लीट चैप्टर हम 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकें। तो हम ये शॉर्ट नोट्स आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखो आप वी आर एज एन इंडिविजुअल ना, सबके हमारे ना
समझने के तरीके अलग हैं और सबकी गलतियों के पैटर्न भी अलग हैं। तो जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहाँ आप अटक रहे हो या कहाँ आपसे गलतियां हो जा रही हैं, वो आपको एनालाइज जरूर करना है। उस पर काम करके हम उन मिस्टेक्स को दूर करते हैं। और इसके बाद में दो नॉर्मल चीज़ है कि आपका पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कंप्लीट मैकेनिक्स का टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका कंप्लीट थर्मो का टेस्ट हो गया। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इसके बाद आपका क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसके बाद एक बात करें कि टेस्ट जैसे हमने कंप्लीटली दे दिया, कोई भी टेस्ट अगर हमने दे दिया है तो उस टेस्ट की एनालिसिस वाला काम जो होता है, तो ये एनालिसिस टेस्ट की, इसे भी आप खुद नहीं करते, ठीक है। आप जो एनालिसिस करोगे, आप तो ये देखोगे ये क्वेश्चन सही हुआ, ये क्वेश्चन नहीं बना तो ये कैसे बनेगा, उसका सॉल्यूशन देख लोगे। लेकिन वो एनालिसिस वाला काम जो है, जो हमारी एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज है, वो खुद आपको एनालाइज करके देती है कि आपको पर क्वेश्चन टाइम कितना लगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, उस लाइव सेशन के साथ में एक टेस्ट सीरीज भी आती है जेईई मेंस की कंप्लीट। उस टेस्ट सीरीज में वो सारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है और उसमें एक हमारा एआई एनालाइजर लगा हुआ है जो आपको कंप्लीटली एनालाइज करके दिखाएगा कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें पर्टिकुलरली गलतियां कहां पे हुई। इन सब की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्कॉलर पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज जो मैं सबसे आपको बताऊंगा कि कई बार हमारे ना जो बहुत सारा आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये तो फिर रात दिन हमें फिजिक्स ही पढ़नी पड़ेगी क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि 11th अभी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, कैसे टाइम डिवाइड करें, शेड्यूलर भी हम आपको बना करके देंगे। इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। शेड्यूल्स आपको हम बना के देंगे, कब आपको 11th पढ़ना है, कब आपको 12th पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे मर्ज करना है। जब 12th का आप मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो तो 11th का क्या पढ़ना है, जब आप 12th का मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो उस समय 11th का कौन सा टॉपिक मर्ज कर सकते हैं। ये पूरा शेड्यूलर हम बना करके देंगे आपको। वीक में सिर्फ 4 दिन फिजिक्स पढ़नी है और आप इजीली आने वाले 7 महीनों में रेडी हो जाओगे। और वीक में 4 दिन का मतलब फुल डे नहीं है, ठीक है, पर डे 4 आवर्स ओनली। इतने में सफिशिएंटली फिजिक्स प्रिपेयर हो जाती है, राइट। तो ये सारे शेड्यूलर जो हैं हम बना के देंगे आपको। बस इसमें एक ही रिक्वेस्ट होती है, जैसा मैं हर बार बोलता हूं हर वीडियो में, बैकलॉग अलाउड नहीं है। अगर आप पेंडिंग काम छोड़ोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रियली सीरियस हैं अपने काम को लेकर के और वो रियली कुछ अचीव करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो हम लोग कंप्लीट फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो सर 99 परसेंटाइल एक सपना नहीं रहेगा, एक हकीकत बन जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सारी चीज़ों का। सबसे पहली चीज़ कि 11th के कॉन्सेप्ट जो टफ कॉन्सेप्ट्स है बुक 1 को, उसको मंथ 1 में आपको रिवाइज करना है। उसके बाद 12th के टफ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद 12th के इजी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और सबसे लास्ट में 11th का आपको बुक 2 रिवाइज करना है, ठीक है। इस तरीके से 7 मंथ की आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। इसमें कोर कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आपके, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, डीपीपीज रहेंगी और पीवाईक्यूज रहेंगे, प्लस टेस्ट। रेगुलर टेस्ट आपको देने जरूरी हैं। तो आप इस तरीके से फिजिक्स में गारंटीड 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, आप 11th पूरी नहीं कर पाए हो अच्छे से, सिंपल है, बिना दिमाग लगाए हमसे आप अपने शेड्यूल्स बनवाइए पहले, ठीक है। हमारी लाइव सेशंस आप ज्वाइन करिए। उन लाइव सेशंस में आपको समझ में आएगा कि आप कैसे पढ़ोगे। वहां पे हम लोग आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे। उसके बाद में उस कोर कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको डीपीपीज देंगे जो कि आप प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और तगड़ा कर सकते हो। रिवीजन के हम आपको मॉड्यूल्स देंगे और रिवीजन आपको करवाएंगे भी हम साथ में, और प्लस हम आपका टेस्ट भी लेंगे। ये कंप्लीट मॉडल होता है हमारा, जिसके थ्रू हम गारंटी लेते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज 99 परसेंटाइल प्लस अचीव कर सकते हो। दोस्तों मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आप शेड्यूलर पहले हमसे बनवाओ, ठीक है, अपना शेड्यूल्स बनवाओ और उसके बाद स्ट्रैटेजी हमसे बनवाओ, आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्कॉलर्स पे जो हमारे नंबर्स चल रहे हैं उन नंबर्स को आप कनेक्ट करिए, ठीक है। हमसे आप पहले पूरी काउंसलिंग लीजिए, पूरा समझिए एक बार कि आपको कैसे पढ़ना है, और उसके बाद आप लाइव सेशंस ज्वाइन करिए या ऑफलाइन पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो आरडीसी गाजियाबाद में है, वहाँ पे आप आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो, सेंटर देख सकते हो और क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि आपकी फिजिक्स में जेईई में 99 परसेंटाइल प्लस हम लेकर के आए। सेकेंडली जो उसके बाद इमीडिएटली बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें भी आप 90 प्लस मिनिमम स्कोर करें, राइट। सो थैंक यू ऑल, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन।